हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है विज्ञान, यानी धन का विज्ञान। मौर्य के बारे में जानने के लिए अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसके रचनाकार चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। जो कौटिल्य थे, इनका मूल नाम था अजय और ये चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, ये इनके उपनाम हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में मुख्य भूमिका उसी की थी। उसके द्वारा लिखित यह ग्रंथ राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें राजा के कर्तव्यों, मंत्रियों के गुणों, गुप्तचरों, व्यवस्था, कूटनीति, युद्ध विधियों आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ हिंदू राजशासन के ऊपर के प्राचीनतम उपलब्ध रचना है और संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ को यानी इसके जो अधिकरण भाग हैं वो 15 हैं और इसके प्रकरण यानी इसके जो भाग हैं उसको 180 भागों में बांटा गया है और इसमें 6000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और इसके जो रचना काल है वो 321 ईस्वी पूर्व से 226 ईस्वी पूर्व माना गया है। इस पुस्तक की खोज 1905 ईस्वी में हुई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर घनश्याम शास्त्री ने किया था और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में उस समय के अन्य किसी राजाओं का वर्णन नहीं किया गया है और ना ही मगध की वर्णन किया गया है और ना ही इन्होंने पाटलिपुत्र यानी जो राजधानी थी उसका वर्णन किया है। इसमें इस अनेक लेखकों ने अर्थशास्त्र की तुलना में मेकियावली के ग्रंथ दी प्रिंस से भी की। दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्र के रचनाकाल तथा उसके रचयिता के बारे में बड़ा भारी मतभेद रहा है। उनके अनुसार इसका वर्तमान संबद्ध स्वरूप है वो 3-4 शताब्दियों पश्चात का है। प्रोफेसर C.S. राय चौधरी ने भी अर्थशास्त्र को मौर्य काल का नहीं माना है। उनकी मान्यता है कि अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो संस्कृत है, जबकि मौर्यों ने इसे प्राकृत का प्रयोग किया है। डॉक्टर रोमिला थापर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी यही लिखा है कि अर्थशास्त्र मूल रूप से चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था और बाद में अनेक लेखकों ने इसे संपादित किया और इस पर टिप्पणियां भी लिखी और मजुमदार ने भी इसके बारे में लिखा है कि यह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, अपितु राजनीति के समूह की रचना है। समूह होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का। उसकी रचना 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में नहीं हुई है। इस ग्रंथ के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कही गई है कि इसकी रचना उस व्यक्ति ने की जिसने क्रोध से वशीभूत होकर शस्त्र शास्त्र तथा नंद राज के हाथ में की गई पृथ्वी का शीघ्र उद्धार किया। कौटिल्य द्वारा नंदों का विनाश एक ऐतिहासिक सत्य है और इस अर्थशास्त्र की रचना के साथ इस विषय में कोई संदेह नहीं है। अर्थशास्त्र के कुछ विषय हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, कि उस समय की वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनमें किन किन चीज़ों को इस पुस्तक में लिखा गया है। सबसे पहले है कि राजा के संबंध में अबाउट द किंग। चाणक्य लिखता है कि राजा को वीर व योद्धा होना चाहिए, वह खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे वेदों, शास्त्रों, राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उसके पास एक विशाल सेना होनी चाहिए जिससे वो युद्ध लड़ने में सक्षम हो। उसके यानी एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि राजा है वो किसी मंत्रियों की कठपुतली ना हो, कि जिस प्रकार से कठपुतलियों का हम खेल देखते ना कि रस्सी से बांधकर उनको कैसे हिलाया डुलाया जाता है, उनको नचाया जाता है, कि ऐसा राजा ना हो जो किसी मंत्री के हाथों की कठपुतली हो, जो उनके इशारे पर चलता हो, बल्कि उसको सूझबूझ, योग्य, प्रतिभाशाली व हर प्रकार की युद्ध कुशलताओं के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ताकि वो अच्छी प्रकार से युद्ध में विजयी हो और अपने शासन का अच्छी प्रकार से विकास कर सके। उसे शासन कार्यों के लिए मंत्री परिषद का गठन करना चाहिए
कौटिल्य ने प्रजा की भलाई को ही राजा के आदर्श बताया है। राजा को कठोर परिश्रम करते हुए हमेशा प्रजा के कार्यों में लगा रहना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यानी अगर उसकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ या कोई समस्याएं हैं तो उसका निदान करना चाहिए। दूसरी बात, एक राजा को काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चापलुसता और विलासता से दूर रहना चाहिए कि ये 6 जो गुण हैं वो एक राजा के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ये 6 गुण उस राजा के अंदर नहीं है तो वो एक सुयोग्य राजा है और उसको आलसी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मंत्रियों के संबंध में अबाउट द मिनिस्टर। कौटिल्य ने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए मंत्री परिषद की उपयोगिता पर जोर डाला और उसने कहा कि अकेला राजा शासन को उसी प्रकार नहीं चला सकता जिस प्रकार एक पहिए गाड़ी को नहीं चला सकता। कि जिस प्रकार से एक गाड़ी है वो 2 पहियों की सहायता से आगे बढ़ती है, अगर उनमें से एक को भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो दूसरा है वो पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता अच्छी प्रकार से। मान लीजिए आपके एक पैर को चोट लग जाती है, आपका एक पैर टूट जाता है, तो क्या आप जैसे आप चल रहे हो वैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। कि ठीक उसी प्रकार से कि राजा के जो मंत्री हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले होने चाहिए, सहयोग करने वाले होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, सुयोग्य होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचना ये उनका परम कर्तव्य है। और जब भी कोई बातचीत होती है किसी भी प्रकार की तो राजा को ऐसी जगह बैठ के एकांत जगह पे ऐसे बातचीत करनी चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्ति को भनक भी ना लगे कि उसके राज्य में किस प्रकार की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। कि कहते हैं ना कि ऐसे बात करो जैसे चिड़िया को भी भनक ना लगे, क्योंकि कान है वो दीवारों के भी होते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग के संबंध में कि अबाउट द स्पेस कि कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सुसंगठित गुप्तचर विभाग की उपयोगिता पर बल दिया। वह लिखता है कि राजा के योग्य, तरकशील व ईमानदार, उच्च घरानों से संबंधित, कर्तव्यपरायण व निष्ठावान, वाणी कुशल यानी उनकी जो बोलचाल का तरीका है वो उसमें सक्षम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें बातचीत करने का सभ्य तरीका है कि किससे कैसे हम किसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो हम आसानी प्रकार से अपना कार्य है वो करने में सक्षम होते हैं। और जिसे बात करने का तरीका नहीं है, उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है कि कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है, तो वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। कि गुप्तचर के लिए ऐसे व्यक्तियों का हमें नियुक्त करना चाहिए जो योग्य हो, शिक्षित हो, जिसकी वाणी मधुर हो, कुशल हो, ताकि वो अपने राज्य के बारे में जानकारियाँ हैं वो अच्छी प्रकार से हासिल कर सके, किसी प्रकार की समस्याएं ना आए। और गुप्तचर के कारण राजा राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी रख सकता है कि हमारे राज्य में कहाँ किस क्षेत्र में क्या घटनाएं हो रही हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरा, हमारे आसपास के इलाके हैं, दूसरे क्षेत्र से लगते हुए दूसरे राजा के अधीन जो क्षेत्र है उसमें क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हम गुप्तचर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने राज्य में शांति व्यवस्था भी कायम कर सकते हैं और अपने राज्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर हम बात करते हैं, अर्थशास्त्री से पता चलता है कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक राज्य को अपने साम्राज्य को प्रांतों, जिलों एवं नगरों में बांट देना चाहिए और इन प्रांतों में कुमारों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो प्राय राज परिवार यानी जो उच्च घराने से संबंधित होने चाहिए। नगर का शासन चलाने के लिए भी नगर परिषद के गठन तथा उसकी कार्य प्रणाली कौटिल्य ने चर्चा की है। और अर्थशास्त्र में कि ग्राम यानी जो हमारे गांव हैं उनके मुख्य यानी सरपंच का भी स्थान स्थान पर विवरण है वो वहां पर हमें मिलता है। नेक्स्ट है वित्तीय व्यवस्था के बारे में कि वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए, अर्थशास्त्र में अर्थ पर जोर दिया गया है कि राजा को अपनी जनता की आर्थिक सुधारने का हर प्रयास है वो करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। कि अगर वहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं होगी तो वहाँ पर
समस्या ही समस्याएँ होंगी कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति है वो रीढ़ की हड्डी के सहारे है, वो अच्छी प्रकार से हर एक्टिविटी कर सकता है, और अगर हमारी वहाँ किसी भी प्रकार की थोड़ा बहुत भी उसके साथ ऊक-चूक हो जाता है, इधर कुछ हो जाता है, तो हम अनेक कार्य करने में असमर्थ है वो हो जाते हैं। कि ठीक उसी प्रकार से एक राज्य के लिए उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि उसकी प्रजा जो गरीबी से अगर वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वहाँ की प्रजा है वो आर्थिक स्थिति से तंगी से गुजरेगी, और वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी कार्य को करने के लिए है वो तैयार हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लिए आपकी राज्य में आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ लोग भुखमरी के शिकार हैं, तो दूसरे राज्य के लोग हैं वो उनसे थोड़ा धन का, अनाज का, किसी भी प्रकार का प्रलोभन देके आपके राज्य के बारे में जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था, आपके शासन प्रणाली पर काफ़ी प्रभाव है वो पड़ता है। इसलिए हमें इस सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था पर जोर देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं वो हमें या दुश्मनों से हमें खतरा ना हो। कौटिल्य ने दाम बनाए काम वाली उक्ति पर विशेष बल दिया, और वे कहता है कि राज्य को वित्तीय प्रबंधन की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। वह इसकी दर यानी 1/6 व्यापार का और 1/10 तथा अन्य करों की भी चर्चा उन्होंने की है। और राजा को तरकशील सॉरी टकसाल के सिक्के ये भी जारी है वो करनी चाहिए। टकसाल के जो सिक्के हैं कि उस समय इनका काफ़ी महत्व था, कि राजा के द्वारा जो मोहरें बनाई गई थी कि हमारे राज्य में ये इस प्रकार के सिक्के हैं वो चलते हैं, जिनके लिए कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो हम सिर्फ इन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि उससे हमें पता चले कि ये कहाँ से आया हुआ। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर एक जैसी है, जैसे हीरे जवाहरात की, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से आकर कहीं भी परचेज कर लेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन से राज्य से है, वो हमारे राज्य में क्या कर रहा है। यानी उसके लिए हमें कुछ सिक्के हैं उनको भी जारी करना चाहिए, जिससे उसकी पहचान हो सके उस समय की। सैनिक प्रबंधन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना के गठन पर बल दिया। उसके अनुसार राज्य को हमेशा अपने साम्राज्य के विस्तार में लगे रहना चाहिए। युद्ध से पूर्व उसे अपने शत्रु की सेना का ठीक प्रकार से अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसकी सेना कितनी है, उसके पास कितनी सेना है, वो किस क्षेत्र में प्रशिक्षित है, क्या क्या उसमें गुण हैं, कि उसकी पूरी ताकत का आभास लगाकर हमें अपनी सेना को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ताकि हम युद्ध को अच्छी प्रकार से उस पर विजय हासिल कर सकें। युद्ध के समय सभी वर्गों को राष्ट्र की सुरक्षा में लगा देना चाहिए, हमें किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए युद्ध के समय, कि उस राज्य की प्रत्येक जनता, चाहे वो राजघराने से संबंधित हो या अन्य प्रजा हो, कि सभी को बढ़ चढ़कर भाग है वो लेना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी तथा रथ होने चाहिए। उसमें जल सेना की उपयोगिता को भी उन्होंने चर्चा की, जो कि राज्य के व्यापारिक जहाज़ों तथा बंदरगाहों की सुरक्षा कर सके। उसने सैनिक का उत्साह वर्धन करने के लिए भी उन्हें पुरस्कार दिए जाने की वकालत की कि जो व्यक्ति युद्ध में अपनी शौर्य का यानी अपनी वीरता का जो परिचय कराता है, उसको प्रोत्साहन राशि देकर उसको उत्साहित करके, और जो प्रजा है उसको भी उस कार्य के लिए हम उत्साहित कर सकते हैं। कौटिल्य के शासन में जो सैनिक व्यवस्था थी उसकी झलक हम आज की व्यवस्था में भी है, वो तत्कालीन जो व्यवस्था है उसमें भी हमें झलक पड़ती है। दंड विधान, दंड होता है सजा, यानी उस समय में भी दंड का प्रावधान था। अर्थशास्त्र में कठोर दंड विधान का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने चोरी करने, सरकारी नियमों को तोड़ने व देशद्रोह को गंभीर अपराध है वो माना गया है, जो कि हमें आज की अर्थव्यवस्था में भी हमें मिलता है, कि जो व्यक्ति हमारे कानून को और जो देश के लिए बगावत करता है उसको कठोर सजा का प्रावधान दिया गया था। उनको मृत्युदंड की सजा भी उचित बताया गया था। वह अपराधियों व आम जनता में भय उत्पन्न करने के लिए घोर यातनाओं पर भी बल देते थे। उनमें 18 प्रकार की घोर यातनाओं का उल्लेख किया गया है। उन्हें ब्राह्मणों को मृत्युदंड न देने का उल्लेख किया है। सलाह नहीं दी गई है कि जो ब्राह्मण थे उनको या तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, वह खानों में या उद्योगों में काम करने के लिए उनकी जो सज़ा है उसको दी जाए। सरकारी कर्मचारियों के वेतन की सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कि उस समय जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए कौटिल्य ने 18 विभागों तथा उसमें काम करने वाले 36 प्रकार के प्रादेशिक राजस्व को
रजस्को होता है यानी नौकरशाही की चर्चा की है उन्होंने। कौटिल्य से मंत्रिपरिषद व मंत्रियों का वेतन का आभास मिलता है। सबसे बड़े अधिकारियों को 48,000 पर्ण प्रति वर्ष तथा सबसे छोटे अधिकार को 60 पर्ण प्रति वर्ष का वेतन है वो मिलता है। बी एस स्मिथ ने एक पर्ण को 1 शिलिंग के समान माना है और श्रीमती रोमिला थापर ने इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि उस समय प्रचलित आर्थिक व राजनीतिक विचारधारा को क्रमबद्ध विश्लेषण मिलता है और इससे कहीं अधिक इस बात का पता चलता है कि उस समय की परिस्थितियों से इसे कैसे लागू किया गया, इन सब चीज़ों को कैसे लागू किया गया, ऐसी परिस्थितियों में भी इसका वर्णन किया गया है। और त्रिपाठी ने भी कहा है कि इसमें शायद इसके महत्व की अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय ग्रंथ है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौटिल्य की अर्थव्यवस्था पर आप टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप उसका परिचय देंगे, उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके पश्चात उसके कौन कौन से विषय थे, जैसे राजा के संबंध में, मंत्रियों के संबंध में, गुप्तचर विभाग के संबंध में, स्थानीय प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था के बारे में, सैनिक प्रबंधन कैसा था, दंड विधान, दंड का कैसा प्रावधान था, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन हैं वो कैसे थे, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए थे, उन सब के बारे में चर्चा है वो की गई है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना व अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।